नमस्कार। मुकाबला के इस विशेष लखनऊ प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। चुनावी बिगुल बजा दिया गया है, सारे राजनीतिक दल तैयार हो गए हैं, हम जैसे पत्रकार भी तैयार हो गए हैं और नेतागण भी तैयार हो गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक तैयार हो गए हैं। तो जब सब तैयार हो गए हैं तो सब यहाँ आ गए हैं तैयार होकर के, और मुकाबला अब शुरू हो गया है। यूपी में इस बार किसका बोलबाला होगा? हाथी कुछ कर पाएगा या साइकिल 22 में बाईसाइकिल चलेगी? या अभी इतना कम मत आंकिए योगी आदित्यनाथ को, भले ही आलोचना हो रही हो लेकिन वापस आ जाएंगे। कांग्रेस कहां रहेगी इस पूरे खेल में और ओवैसी जी कहां जाएंगे? कौन सा फैक्टर कैसे चलेगा, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे पास एक महापैनल है यहाँ पर, ठीक विधानसभा के बाहर, क्योंकि सारी लड़ाई इस भवन के अंदर जाने की है। मैं स्वागत करना चाहता हूं एक एक करके हमारे मेहमानों का। सुरेंद्र राजपूत जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ हमेशा आते हैं, खूब ज़बरदस्त तुकबंदी लड़ाते हैं, आज यहाँ पर भी वही करेंगे। जूही सिंह जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और इनको सब लोग बधाई दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई हैं महिला प्रकोष्ठ की समाजवादी पार्टी की, बहुत बहुत बधाई आपको। फैज़ान खान साहब प्रवक्ता हैं बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी जो है दोबारा 2007 का अनुभव दोहराने जा रही है, और प्रयास तो यही है कि दोहरा लेगी, कर पाएगी या नहीं ये नहीं मालूम। नरेंद्र सिंह राणा जी हमारे प्रिय मित्र, बहुत समय से हमारे साथी रह चुके हैं, नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के। सबसे बड़ी बात है बहुत ही भले इंसान हैं। और प्रोफेसर रविकांत, पॉलिटिकल एनालिस्ट, प्रोफेसर लखनऊ यूनिवर्सिटी के। रविकांत जी आपका भी स्वागत है। और शरद प्रधान जी वरिष्ठ पत्रकार, हमेशा बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए मशहूर, पूरे लखनऊ और उत्तर प्रदेश में मशहूर शरद प्रधान जी। तो सबसे पहले मैं शरद प्रधान जी के पास आना चाहता हूं। कोविड को लेकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार की बड़ी आलोचना हुई, आपको लगता है कोविड चुनाव में फैक्टर होगा भी? मुझे तो लगता है कि जो लोग, जिनके परिवारों के सदस्य ऑक्सीजन के अभाव में मरे हैं, दम घुट घुट के उन्होंने आखिरी सांसें ली हैं, उनको लाशें जलाने के लिए जगह नहीं मिली, उनको दफना दिया गया, नदियों के किनारे बहा दिया गया, वो कैसे भूल सकते हैं? चाहे उसके बाद कुछ भी कर लिया जाए, तमाम चीज़ें करी गई हैं, उसके बाद एक बम्बार्डमेंट कर दिया इन्फॉर्मेशन का कि साहब कुछ हुआ ही नहीं, कोई मरा ही नहीं ऑक्सीजन की कमी से। तो अगर आदमी सुन ना पाता और देख ना पाता तो वो तो बिलीव कर सकता है, ब्लाइंड एंड डेफ, अब वरना तो कोई बिलीव नहीं करेगा इस बात को। और दूसरी चुनाव पे असर होगा इसका? मुझे लगता है कि ऐसे लोग गांव-गांव में इस तरह का हुआ है और हज़ारों लोगों ने इस तरीके से सहा है। गांव में मुझे नहीं दिखा कोई भी, मैं तो बहुत से गांव में गया, कोई गांव ऐसा नहीं था जहां कम से हर घर का एक सदस्य ना गया हो। बिल्कुल। मैं राणा जी आपके पास आना चाहता हूं, इस चुनाव में मुद्दा क्या होगा नरेंद्र जी? विकास, विकास और विकास। क्योंकि नीति पहले भी थी पर नियत नहीं थी। व्यक्ति का विकास होता था, पार्टी का होता था, परिवार का होता था, अब आम जन का हो रहा है। वो कहता है कि फूल पर वोट देंगे, कमल का फूल भी नहीं कहता। उस गरीब आदमी को वो कहता भोजन दिया है, वो कहता हमको मकान दिया है, हमको इलाज दिया है, और हमको खर्चने के लिए पैसा भी हमारे अकाउंट में दिया। भाई तो बाकी सरकारें भी कह रही हैं वो देती थी, फर्क क्या है? देती थी तो फिर वोट क्यों नहीं उनको मिलता? देती थी वो कहती हैं, लेकिन हमने करके दिखाया है, जिसका परिणाम है कि लगातार 2014 में जब मोदी जीते तो एक्सीडेंटल जीत थी, बाद में क्या हुआ 2019 में, फिर क्या हुआ 2017 में, फिर 22 में वही होगा। जूही जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। राणा जी का ये कहना है कि जो लोग ये सोचते हैं कि 2014 में एक्सीडेंट फ्लूक था, फ्लूक हो गया, ये बार बार बीजेपी फ्लूक कर रही है, इसका मतलब फ्लूक और चूक विपक्ष से हो रही है। यूपी में मुद्दा क्या होगा? इनकी नीति और नीयत दोनों में खोट है। हमारे मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी खूबी है कि वो असंवेदनशील व्यक्ति हैं, और जो भी कुछ वो सोचते हैं कि हो रहा है वही सच मान लेते हैं। जनता त्रस्त है। एक एक्सप्रेसवे ये बता रहे हैं कि इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, हमने तो अपना एक्सप्रेसवे 23 महीने में बना दिया था, अभी तक साइड लेन्स बनी नहीं है। इस तरह की झूठ का प्रचार और करोड़ों रुपए प्रचार पे खर्च करना, जब लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। क्या यूपी ने आज तक मौत के आंकड़े भी जारी किए हैं? तो सच्चाई को न मानना ये इस सरकार की खूबी है, बाकी ये कुछ भी कह सकते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी आपको क्या लगता है चुनावी मुद्दा, और आपकी पार्टी अपने आप को कहाँ पाती है? देखिए, कोई किसी भी तरीके के किसी अभिमान में कहता रहे, लेकिन चुनाव
भारतीय जनता पार्टी की मायावी नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के छल से, छदम से, झूठ से, प्रपंच से जनता लड़ रही है। हमारी किसी की हिम्मत नहीं है। मायावी भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जनता करेगी। कहते हैं ना कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो आज उत्तर प्रदेश की जनता जो है, राणा साहब हंस रहे हैं, राजी तो नहीं है, जाहिर सी बात है, दोस्ती के नाते हंस दिया उन्होंने। मैंने कहा था ना भले आदमी है। राणा साहब तो सच बात ये है कि आज अपना परिधान उतार करके आ जाए, सच बोल जाएंगे, क्या करें, उनकी मजबूरी है, तो भले इंसान है। नहीं, देखिए, जो सही है वो बताइए, जो सच है वो बताइए। अब मेरी सरकार या योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं है उनकी ईमानदारी, उनकी कर्मठता में, उनकी जीवटता में। एक दिन, एक घंटा, एक मिनट का उन्होंने कभी अपने लिए छुट्टी नहीं ली, लगातार देश के लिए काम किया। ईमानदारी ये इशारा किसकी तरफ है, तो छुट्टी ले कौन रहा है? हाँ, बिल्कुल इशारा जो मेरे मित्र शेरो शायरी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तो उन्हीं की तरफ है। लेकिन उसके बाद जो और विदेशों में गए मुख्यमंत्री थे, तो जूही जी बताएंगे अखिलेश जी गए थे कि नहीं गए थे, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये शरद जी, एक चीज जो बहुत अच्छी लग रही है शरद जी, बिल्कुल मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है टाइप कार्यक्रम हो रहा है। ये सब लोग एक दूसरे की टांग भी खींच रहे हैं और मुस्कुरा के। हाँ, एक सेकंड खान साहब जरा छोटा सा जवाब दे दूं अगर आप कहें तो। देखिए, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि बिल्कुल निश्चित तौर पर एक ही योगी है और एक ही मोदी है, दूसरे हो ही नहीं सकते, क्योंकि इतने असंवेदनशील कोई नहीं हो सकता, एक बात। और बिल्कुल दीमक जो है 18-18 घंटे काम करता है, और नील गायें भी 18-18 घंटे दौड़ती है, ये बर्बाद करते हैं, घर खराब करते दीमक हैं। कौन है और नीलगाय कौन है? ये तो जनता बता देगी इस बार। ठीक है खान साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आपको लगता है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी भी कुछ ज़्यादा ही उम्मीद से है कि 2007 का फॉर्मूला आप दोहरा देंगे और ब्राह्मण एक बार फिर से आपके साथ आ जाएगा? उस समय बीजेपी उस तरीके से नहीं थी जैसे अभी है। उस समय बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं थे या उनका चेहरा नहीं था। क्यों आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि ये कॉम्बिनेशन एक बार फिर से काम करेगा? देखिए संकेत जी, इसलिए मैं पूरी उम्मीद से हूँ कि 2022 में फिर से बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जैसा कि इन्होंने बताया विकास विकास विकास, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश का सर्वनाश सर्वनाश सर्वनाश। ये गंगा के किनारे भी आपने देखा, अगर स्वास्थ्य इनका इतना ही अच्छा कर दिए होते, अगर ये तीसरे चरण को देखते हुए भी, तो फैजाबाद में हमारे डेंगू से बच्चे उत्तर प्रदेश के भविष्य नहीं मरते। ये साफ संकेत देता है कि इन लोगों की तरफ से कोई भी कार्य नहीं किए जा रहे, सिवाय हवाई बातें। आप उससे भी देखते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना हलफनामा जमा किया है, उससे भी आप देख सकते हैं कि पिछले वर्ग का जो इन्होंने जनगणना करने से साफ इनकार कर दिया। तो ये सिर्फ छल के द्वारा उत्तर प्रदेश में जनता का वोट लिए हैं, उसी का बदला 2022 में जनता लेगी। और 22 में इससे पहले कि प्रोफेसर रविकांत आपके पास आऊं, आपको एक राइट टू रिप्लाई, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तंज कसा है, बहुत कुछ बोला है, आपका जवाब। देखिए, उत्तर प्रदेश जो सच में दंगा प्रदेश था, जो सच में दबंगों का प्रदेश था, जो सच में दलालों का प्रदेश था, उसको मुक्ति दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। शरद जी बोलिए, कोरोना छोड़कर अगर मैं जो बोल रहा हूँ ये गलत है तो क्यों डेंगू में क्यों? बच्चों का नहीं मौत हुआ? मैं बता रहा हूँ, डेंगू में क्या बच्चों की मौत हुई? गोरखपुर के अंदर जापानी इन्फ्लूएंजा एक बीमारी थी पिछले 60 साल से, है, अभी भी आज है। वह बीमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने करके जापानीज एन्सेफेलाइटिस है, दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि इनका तंत्र है। आज जो है इन्होंने बड़ी अच्छी, फिर से अच्छी बात कह दी कि दंगा, ये जिस दबंगई और ये सब, आज दलाल, ये सारे के सारे भाजपा में इकट्ठे हो गए। दंगा, दबंगई और दलाल, और ये अब सारे भाजपा में जा करके कमल छाप साबुन से धुल करके कुछ समाज से भी हो गए, अच्छा, कुछ संत महंत हो गए। तो समाज सेवी और संत महंत आज की डेट में क्या कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। राणा जी ने जो कहा कि मैं और चीज़ों पे उसके अलावा, कोरोना के अलावा, तो मैं इनको करेक्ट करना चाहता हूँ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB की ब्यूरो की रिपोर्ट जो है वो स्पष्ट कहती है, जो इनके योगी जी के स्टेटमेंट के बाद भी मैंने चेक किया है, दंगों की हज़ारों में लिस्ट है। ये पिछले 4.5 वर्षों में लगभग, उसके उस रिपोर्ट के हिसाब से
8,000 दंगे उन्होंने तो आपको आपका ये कहना है दंगे हैं, लेकिन लेकिन चीजें कही है, इसकी शिकायत करिए। तो दंगे आपका कहना है कि हो रहे हैं, लेकिन दिख विज्ञापन रहे हैं। बिल्कुल। जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर ये विकास किए होते तो योगी जी के चरणों के नीचे जो विकास इन्होंने दिखाया वो दूसरे प्रदेशों को नहीं रहते, कम से कम कहीं और कहीं हमारे लखनऊ का ही दिखा दिए होते तो योगी जी को समझ में आता कि हमारा उत्तर प्रदेश क्या विकास पहले के सरकार। प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आपने सब लोगों की बात सुन ली, एक आपका असेसमेंट आप बताएं कि क्या योगी आदित्यनाथ के लिए वाकई मुश्किल होगी, क्योंकि कुछ पॉकेट्स में नाराजगी है, लेकिन क्या विपक्ष को अगर देखें तो एक देयर इज नो अल्टरनेटिव, टीना फैक्टर जिसे कहा जाता है, उस दिशा में चीज़ें जा रही हैं यूपी में। देखिए ये लोगों का विश्लेषण है, आप क्या मानते हैं? नहीं ये जो विकल्प की बात है ये मुझे लगता है कि पूरा नैरेटिव है, और आज से नहीं पिछले 1 दशक से ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि साहब मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, यहाँ 5 साल से चलाया जा रहा है कि योगी जी का विकल्प नहीं है, तो ये केवल नैरेटिव है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि अभी इस चुनाव में कैसे होगा, मैं उत्तर प्रदेश के अगर 3 चुनावों का अगर देखूं तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने सरकार को हराने के लिए वोट किया है। चाहे आप 2007 को देख लें, 2002 को देख लें, 12 को देख लें, 17 को देख लें, तो मुझे लगता है उसी पैटर्न पर उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भी वोट करने जा रही है। नंबर 2 कि इस समय जो इस परिस्थितियाँ हैं, कोरोना के बाद की जो परिस्थितियाँ हैं जिसमें लाखों लोगों की मौत हुई है, इसके अलावा आर्थिक स्थिति आप देखिए, केंद्र सरकार का जो फेल्योर है, उत्तर प्रदेश में भी चाहे जो बीमारियों से, फर्रुखाबाद में जो मौतें हुई हैं बच्चों की, फिरोजाबाद में मुझे लगता है योगी सरकार इन चीज़ों को संभाल नहीं पा रही है। और आज नहीं प्रोफेसर साहब देखिए, एक तो होता है कि मैं संभाल नहीं पा रहा, और दूसरा ये होता है कि इस आधार पे वोटिंग हो जाए। ये वो प्रदेश है जहाँ पर आप विकास अगर इतना बड़ा मुद्दा होता तो शायद सरकारें नहीं बदलती उस तरीके से, क्योंकि हर सरकार अपने बायोडेटा में यही बताती है कि भाई हमने ये सड़क बना दी, हमने ये फलाना ढिमकाना। ये कास्ट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स का स्टेट है, तो आपको लगता है वही चीज़ें इस बार फिर प्ले करेंगी? निश्चित तौर पर कास्ट और बीजेपी तो सांप्रदायिकता का भी कार्ड खेलती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो जिस तरीके से जाट और मुस्लिम में एकता दिखाई पड़ रही है, वहाँ अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे लगे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत मुश्किल में है। उसके बाद आप आइएगा, अगर जातियों के हिसाब से अगर आप विश्लेषण करें, निषाद एक बड़ी जाति है, 13% वोट है उत्तर प्रदेश में। संजय निषाद को उन्होंने आज जोड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़मीन पर कोरोना के बाद आप देखिएगा गंगा यमुना की पट्टी में जहां निषादों की ज़्यादा तादाद है, वहां पर लाशों को दफनाया जा रहा था, लाशों को पानी में बहाया जा रहा था, वहां संक्रमण हो रहा था निषादों का, उनकी आजीविका पर सवाल थी, तो वो जाती जा रही है। कुर्मी जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ था, उसमें से 50% से ज़्यादा बीजेपी से निकल चुका है। लोध जो समाज है कल्याण सिंह की वजह से जुड़ा था, वो भी मुझे लगता है कि वो किसानों की समस्या की वजह से वो निकल चुका है। इसके अलावा दलितों में आप देखिएगा जाटव है ही नहीं इनके पास। रही बात सोनकर और वाल्मीकि है निश्चित तौर पर बीजेपी के साथ, लेकिन कोरी जो है वो बड़ी तादाद है, और पासी, ये दोनों जातियाँ बीजेपी से अब छिटक रही हैं। इसके अलावा ओबीसी में और जो जातियां हैं, मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी ने क्या किया, उसका मुझे लगता है कि बहुत क्या किया, उसका बड़ा असर है। आप बता दें। वो उसमें पहले तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसके बाद स्टूल पे बिठाया, उनकी नमस्कार नहीं ली, उनको उनका नेम प्लेट हटाया, तो जब बराबर ओबीसी को, दलितों को बहुत सारे कास्ट कॉम्बिनेशन बता दिए हैं प्रोफेसर साहब ने। इस वजह से राणा जी का राइट टू रिप्लाई, इनके हिसाब से तो आप आपकी डबल डिजिट भी पार नहीं कर पाएंगे। नहीं, एनडीटीवी तो कभी नहीं चाहेगा कि अरे ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? मैं तो एक सेकंड बात प्रोफेसर साहब की, एक तो हमने आपको राइट टू रिप्लाई दी, आपने हमको ही दाग दिया। देखिए प्रोफेसर साहब को बुलाया गया, ठीक है, एनडीटीवी ने बुलाया है तो प्रोफेसर साहब तो बोलेंगे ना। बुलाया तो आपको भी है। सुनिए, हम सुरेंद्र जी हैं, जूही जी हैं, हम अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, ये स्वाभाविक है, ये कोई ऐसा विषय नहीं है। उसके बावजूद मैं ये पूछता हूँ कि क्या 2014 के बाद हुए सारे चुनाव जिसमें सपा बसपा का गठबंधन हुआ, जिसमें सपा कांग्रेस का गठबंधन हुआ, यहाँ पर 2-2 युवराज घूमे, यहाँ पर 2-2 बहन जी और भाई जी घूमे, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को कमजोर कर पाए? आज तो सब अलग अलग। बात बताइए, आपने सारे फॉर्मूला ट्राई कर लिए, बीएसपी प्लस एसपी, कांग्रेस प्लस एसपी, और ये सारी चीज़ों को फेल हो जाने के बाद अब एक छितराया हुआ विपक्ष
उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। मुझे आप ये बताइए, जब इतना विभाजन होगा विपक्ष में, तो ये विभाजित विपक्ष का फायदा बीजेपी को नहीं हो जाएगा? ये बड़ी अच्छी बात आपने संकेत पूछी। जो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही ना, उस पर भी फिर एक छोटा सा शेर सुन लीजिए। कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा, इसी में मजा आता है। और इसमें मैं और बता दूं, ये एनडीटीवी के को छोड़ करके है। अच्छा। कहते हैं, हाँ मैं साफ कह रहा हूं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तो तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी, अभिमानी भारतीय जनता पार्टी, लोगों की संवेदनाओं से खेलने का काम कर रही है। अपने मन से नैरेटिव गढ़ रही है, अपने मन से अखबार 274 अखबारों में फ्रंट पेज का ऐड दे रही है। उस ऐड के पैसे से अगर ये लोग बच्चों की वो कर लेते तो मेरे ख्याल से बच्चे मरते नहीं। आपसे ये जानना चाहता हूँ, हाँ, ये जो विभाजित विपक्ष है, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं एडवांटेज बीजेपी हो जाएगा? जी, एडवांटेज बीजेपी क्यों होगा? 2017 में इन्होंने बहुत सालों बाद यहाँ सरकार बनाई थी और मुझे लगता है हर पार्टी से इन्होंने इंपोर्ट कर लिया था नेता। तो ये भारतीय जनता पार्टी के 60% लोग अन्य पार्टी से आए हैं। अभी और कमल छाप साबुन जैसे आपने कहा चलाएंगे। हम मजबूती से संगठन के रूप में और अपने कमल छाप साबुन वहाँ तो चला नहीं पश्चिम बंगाल में, यहाँ भी नहीं चलेगा? ट्राई किया इन्होंने, ट्राई किया, पूरा ट्राई किया, और अब तो इनको छोड़ के लोग वापस जा रहे हैं। तो मजबूती से जो चुनाव लड़ेगा और सबको लेकर के चुनाव लड़ेगा। मैं रविकांत जी की बात पे, जातियां ज़रूर अहम है, लेकिन साथ ही अब समय भी बदल गया है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बहुत सारे न्यूट्रल वोटर्स भी हैं जो सरकार की बद इंतजामी और दुर्व्यवस्था को देख रहे हैं, और लोकतंत्र है तो चुनाव जीतेगा। मैं आता हूँ आपके पास। हाँ। संकेत, मेरा मानना ये है कि ये बात सही है आपकी कि विपक्ष बहुत बुरी तरह विभाजित है और उसका एडवांटेज बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि बीजेपी ने अपने बड़े तरीके से उन फैक्टर्स को उभारा है जो सब, देखिए, मेन उनको सूट करते हैं, जो उनको सूट करते हैं। जैसे बसपा के बारे में बिल्कुल ये आम धारणा हो चुकी है, क्योंकि मायावती इतने टाइम से खामोश रही, तो आम धारणा ये थी कि सीबीआई और ईडी का जो तलवार जो लटकी हुई है उनके ऊपर, तो उस डर से वो कुछ कर नहीं रही। आखिर में उनको निकलना पड़ा, भाई दिखाना भी तो है। उनको अपनी मार्केट वैल्यू बनाए रखने के लिए कि भाई हम भी हैं। तो सडनली आप ये करने लगे, और जिस तरीके का ये नाटक किया गया कि हम वो 2002 वाला जो है वो हम फिर से कर लेंगे, सोशल 2007 वाला सोशल इंजीनियरिंग, 2007 वाली सोशल इंजीनियरिंग कर लेंगे, वो वही मान सकता है जो बिल्कुल बेवकूफ़ हो। जी, शरद जी की मैं इस बात पे टिप्पणी करना ये चाहूँगा कि शरद जी, आप मुझे बता दीजिए, आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बाहर नहीं निकलती हैं। क्या समय समय पर, संकेत जी आप लोग मीडिया में बताइए, क्या हम लोगों ने, बहन जी ने क्या सरकार को सलाह देने का काम नहीं किया? सलाह नहीं दिया, या बीच बीच में उनको आवाज़ नहीं उठाई अपनी? और शरद जी, मुझे ये समझ में नहीं आता कि बहुजन समाज पार्टी से इतना क्यों घबराए हुए हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी का आपका संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में है, जहाँ पे गुमशुदा का उनका पोस्टर लगा। इस पर शरद जी ने कोई बात नहीं कही कि आप कहाँ पूछ देता हूँ, हम कह रहे हैं, अरे आप बात कर रही है, आप अगर अखिलेश जी अभी बारी बात पूरी कहाँ हुई है? मेरा मानना यह है कि बीजेपी ने इतने तरीके से एक बीएसपी को और दूसरा ओवैसी को लगा रखा है। ओवैसी काटेंगे एंटी मुस्लिम वोट, और ये काटेंगे जो भी जो भी वोट लाइकली टू गो टू समाजवादी पार्टी है उसको। पब्लिक जो नाराज है, जो बीजेपी को नहीं वोट डालना चाहती है, बसपा को नहीं डालना चाहती है, कांग्रेस को एग्जिस्टेंस ही नहीं मानती है, वो लोग समाजवादी पार्टी की तरफ झुकेंगे, प्रोवाइडेड अखिलेश यादव अपने आप को मजबूत नेता, मजबूत विपक्ष की तरह प्रस्तुत करें। अब मैं राणा जी आपके पास आना चाहता हूँ। सबकी बात आपने सुन ली? मैंने सुन ली। जनता को हम दो नज़र से, माने सपा बसपा या जनता हमको लाखों नज़रों से देखती है। उसके बाद जिस सड़क पे आप खड़े हैं, यहाँ माफिया जीप के अंदर राइफलें रख के काफिला लेके, शरद जी पत्रकारों को यही मारते थे अगर फोटो खींचते थे। वही लोग आज जेल के अंदर सड़ रहे हैं। पंजाब के अंदर जो वो ये कह रहे हैं आजकल पत्रकार खुद जेल भेजे जा रहे हैं। पत्रकार जेल भेजे जा रहे हैं कि नहीं भेजे जा रहे हैं, ये तो जनता जानती है। लेकिन एक भी माफिया उत्तर प्रदेश के अंदर जो इन सरकारों में यहाँ खुलेआम गुंडाई करते थे, अस्पतालों में लेटे रहते थे, उनकी संपत्तियाँ, उनके लिए कहते हैं बुलडोजर आ गया, बिल्कुल आ गया। और दूसरा,
एक अति संवेदनशील विषय है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह मुलायम सिंह यादव का अपमान किया है, उसको आम यादव नहीं भूला। देखिए मेरी बात हो जाए। कांग्रेस पार्टी ने सीताराम केसरी और कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो अपमान किया है, वो बहुत संवेदनशील है। ये तो बहुत रिवाइंड कर दिया। आज के अखबार, वो देखिए आप सीताराम केसरी तक गए, वो शरद जी अडवाणी तक चले गए। मैं कह रहा हूँ आज के अखबार भले पढ़े। एक बार एक उदाहरण बता दीजिए कि हमने किसको हटाया है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े गजब लोग हैं। अभी कल तक जब मुख्यमंत्री थे हमारे कैप्टन साहब, तब तक सबसे बड़े देशद्रोही थे, किसान आंदोलन को चलाने वाले थे, फंड करने वाले थे, खालिस्तानियों का। आज हीरो बने हुए हैं। आज इनके हीरो बन गए। मैं तो अभी फिर कहीं हम नेहरू फिर कहीं हम नेहरू तक ना पहुंच जाए। अभी आपको तुरंत ही बता देते हैं, नाना पटोले इनके सम्मानित सांसद थे, उनकी नाराजगी सरमाथेली हो तो बता दे। मैं तो आपसे एक बात कहता हूं, इनका नाश मारेगा किसान। किसान की आह ली है इन्होंने। और आप किसान का सहारा ले रहे हैं। नहीं, हम किसान का सहारा नहीं, हम किसान के सहारे के आपको लगता है किसान के नाम पर राजनीति हो रही है और क्या कामयाब हो? नहीं, वो भी बिल्कुल प्रायोजित है। ये देखिए, बिल्कुल 100% प्रायोजित है। वरना अखबार ये ना लिखते कि उत्तर प्रदेश के किसान हरियाणा में आंदोलन क्यों कर रहे हैं। मैं भी बहुत अच्छी बात। संकेत जी, इम्पोर्टेंट बात, मैं किसान हूँ, हम खेती करते हैं, आप किसान परिवार से। नहीं, किसको पीड़ा है? केवल मोदी हटे, केवल योगी हटे, हम कोई कानून नहीं मानेंगे। मैं कह रहा हूं कि किसानों के जिन किसानों को ये किसान मानने से इनकार कर रहे हैं, ये बता दिया भारतीय जनता पार्टी के अपने संकल्प पत्र में इन्होंने किसानों का आय दोगुना करने का काम बताया हुआ था। जबकि आरबीआई का रिपोर्ट हम सबके सामने है कि प्रति आय आमदनी कितनी घटी है भारतीय जनता पार्टी की वजह से। प्रोफेसर साहब मुझे बताइए, आपके हिसाब से यूपी चुनाव में मुद्दा क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग टाइप की बातें हो रही हैं, मुद्दे की भी बात हो रही है, यहाँ पर मुद्दे पर जवाब भी दिया जा रहा है, लेकिन जो यूपी को जानता है वो जानता है कि इस तरीके से ऐसे कोई एक मुद्दा नहीं होता। मुझे लगता है कि जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, 2016 में नोटबंदी हुई, ग्रामीण अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। 2018 में जीएसटी लागू हुआ, जो शहरी व्यापारी वर्ग था वो तबाह हो गया। 2019 आते आते अब देश की अर्थव्यवस्था ढलान पर चली गई। उसके बाद कोरोना की आपदा हुई, उस आपदा में तो पूरे तरीके से देश की आर्थिक व्यवस्था चौपट हो गई। लेकिन उसी आर्थिक व्यवस्था में जब लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, महंगाई चरम पर है, लेकिन सवाल ये है कि अंबानी और अडानी की संपत्ति आसमान छू रही है। जो दवाई की कंपनियां हैं उनकी जो आमदनी है वो 5 गुनी हो गई है। तो क्या मोदी जी को, योगी जी को ये नहीं दिखाई देता है कि जो पैरासिटामोल 50 पैसे की मिलती है, 2.5 रुपए की मिल रही है? इन स्थितियों में मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता निश्चित रूप से बुनियाद के बदलाव की तरफ देख रही है और उसका मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी होगी। अभी 2017 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 7वें नंबर पे थी, ये तो आंकड़ा है। आज दूसरे नंबर पे है। कोरोना के बावजूद पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। उत्तर प्रदेश के अंदर जितना विकास हुआ है वह जनता के पैसे से ही हुआ ना, और यह पैसा ईमानदारी से खर्च हुआ। आज 33 मेडिकल कॉलेज बन गए, 5 हाईवे बन गए, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गए। यहाँ लोग कह रहे हैं कि एक भी धरातल पे ये उसी पे चलेंगे भी और उसी को कहेंगे कि नहीं। ये तो जैसे समाजवादी आपके चैनल पे भी चला, अगर मेडिकल कॉलेज बने होते तो फिरोजाबाद में हमारे डेंगू से बच्चे नहीं मरे होते। एक एक्सप्रेस वे पे जिनकी बुनियाद इन्होंने शुरू की हो, उस पर आप और हम चलें। एक मेडिकल कॉलेज में एक खाली ये पर्ची निकलवा दें, कहीं एक जगह। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जाके देखिए 90% कार्य पूरा हो चुका है। अरे रुकिए, तो देखिए एक तो उत्तर प्रदेश में एक चीज है, प्रोजेक्ट शुरू कोई करता है और उसकी रिबन कोई दूसरी सरकार काटती है। तो वही उसी क्या एक सेकंड नहीं, बीएसपी ने ताज एक्सप्रेसवे बनाया, रिबन अखिलेश जी ने काटी, ठीक है। उसके बाद ये लखनऊ वाला एक्सप्रेसवे बना, तो वो एक्सप्रेसवे का न्यू हमने डाला था। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की रिबन योगी जी ही काटेंगे या कोई और मुख्यमंत्री? निश्चित रूप से योगी जी काटेंगे, इसलिए क्योंकि ये बड़ी बात है। इनका देखिए, चाहे वो कंप्लीट हो, आज की डेट में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जितने भी उसकी साइड कनेक्शंस हैं
कोई नहीं बने। तो अगर आप उस पर चढ़िएगा तो सीधे बलिया में उतरेंगे उससे पहले। पूर्वांचल का रहस्योद्घाटन एक और कर दूं मैं, बना अभी है नहीं, इतने बड़े बड़े क्रैक्स आ गए हैं, वहां जाकर के देख लीजिए, अगर आप चाहें तो उसकी मैं वीडियो भी भेज दूं। तो राणा जी ऐसा है, आपने हाईवे तो बना दिया, उद्घाटन भी आप कर देंगे चाहे बने या ना बने। नहीं बनेगा, उस पर जो है हम चलेंगे भी, उस पर सेना के हेलीकॉप्टर जहाज भी उतरेंगे और 5 हाईवे पे चलेंगे इसी अगले महीने। आपको पता होगा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब आती है तो उन्होंने गड्ढा मुक्त का नारा दिया था और उसमें डेट भी दिया था। आज ये बता दीजिए गड्ढा सड़क में है या सड़क गड्ढे में है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी। अब लास्ट में जाते जाते आप लोगों से बात करना चाहता हूं जातीय समीकरण पे। प्रोफेसर साहब आपसे शुरू करते हैं। आपने बड़ा डिटेल दिया कि ये बीजेपी से चला गया, वो चला गया, ये चला गया, तो आपकी माने तो इस बार तो डबल डिजिट भी नहीं, कि मुझे तो लग रहा है कहीं सिंगल में ना रह जाएं आपके आकलन के हिसाब से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कॉम्बिनेशन कहाँ बैठ रहा है आपके हिसाब से, क्योंकि आपने बताया जाटव जो प्रमुख रूप से 2017 में जीत के लिए जिम्मेदार थे वो नहीं है, तो ये समीकरण कैसे बैठ रहा है? अगर आप थोड़ा देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिए वहाँ 15% जाट है और पूरे उत्तर प्रदेश में वो 7%। जाट के अलावा वहाँ सैनी है, कश्यप है, इसके अलावा वहाँ पे बढ़ई है। ये बीजेपी के साथ नहीं है? नहीं, इसमें देखिए सैनी अभी है, सैनी है, बढ़ई है, ओबीसी की कुछ जातियाँ उनके पास हैं। मौर्य अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ बीजेपी के साथ है, लेकिन बड़ा हिस्सा जैसे वहाँ गुर्जर है, त्यागी है, राजपूत है, ये बीजेपी के साथ है, लेकिन बड़ा हिस्सा गुर्जर और राजपूतों में भी लड़ाई चल रही है। वो लड़ाई चल रही है। अभी योगी जी ने कोशिश की है, अभी एक मूर्ति का अनावरण किया है सम्राट मिहिर भोज का, और मोदी जी ने एक यूनिवर्सिटी बनाई है, तो वो जाटों के लिए भी और गुर्जरों के लिए भी कोशिश कर रहे हैं साधने की। लेकिन मुझे लगता है कि समस्याएं इतनी हैं, और जब आप किसानों की बात भी नहीं सुनेंगे, आप इतने हठधर्मी हो गए, इतने गैर संवेदनशील हो गए हैं कि जहाँ आप लाठियाँ चलवा रहे हैं हरियाणा से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, तो क्या उनका देश नहीं है? वो आपके लोग नहीं है? सवाल ये है। अब मैं सपा का कास्ट कॉम्बिनेशन के बारे में आपसे सवाल पूछना। देखिए, सपा का जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, एमवाई कॉम्बिनेशन है, निश्चित तौर पर यादव और मुस्लिम मिलाकर के करीब आपका 20% मुस्लिम है और 9% यादव है, ये उसके साथ जा रहा है। 100 बसपा 32% पा पाएगा या नहीं, जिसकी उम्मीद में बसपा की स्थिति 11% जाटव वोट है उनके पास, वो उसमें भी कुछ जाटव आज खास करके जब गठबंधन टूटा है तो उसने ये महसूस किया है कि अखिलेश जी के साथ गड़बड़ी हुई है, उन्होंने एक भी रिएक्ट नहीं किया कतई। तो जाटव के अलावा जो कोरी समाज है वो करीब 4% है। राष्ट्रपति बीजेपी ने बनाया, कई मंत्री भी दिए, लेकिन साहब जो कोरी है उसकी स्थितियाँ इतनी खराब हैं कि वो अब वहाँ से निकलना चाहिए। अहम बात है। राणा जी, आप मुझे ये बताइए कि बार चाहे सेंट्रल कैबिनेट का विस्तार हो या और भी तमाम जगह जगह पोजिशनिंग करने की बात हो, तो ये बताया गया कि भाई ये सरकार ओबीसी के साथ खड़ी हुई है। आपको लगता है ये संदेश ज़मीन तक पहुंचेगा? क्योंकि विपक्ष ऐसा नहीं मानता। ये सरकार पूरे भारत की जितनी जातियां सबके साथ खड़ी। हमने जाति विरोध के रूप में राजनीति को स्वीकार किया है, हम हार स्वीकार करते हैं, लेकिन जातिवाद जैसे सांप को राणा जी, जब केंद्रीय कैबिनेट विस्तार हुआ था, एक नोट आया था जिसमें हम लोगों को ये बताया गया था कि फलाना 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 जाति, इतने ओबीसी, इतने एससी, इतने प्रबुद्ध वर्ग, इतनी डिटेलिंग, और उसके बाद पूरे देश की संसद में या सरकार में सभी को प्रतिनिधित्व मिले, यह देखने का काम भी हमारा ही। तो उसका उल्लेख करने की क्या जरूरत? ना कि केवल एक ही परिवार को मिले, ना कि केवल एक ही जाति को मिले। एक करके मैं छोटी 2 बातें मेरे को कहनी है, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा समय मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी के वोट हिंदू बन करके चाहिए, लेकिन ओबीसी का अधिकार नहीं देना चाहती। आज सेंसस को मना कर दिया उसने। नंबर 1, और ये बात पूरे देश में परपुलेट करेगी। 50% से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी सांसद हैं, विद्रोह करेंगे और करना चाहिए उन्हें। दूसरी बात, इसी विधानसभा में संकेत भाई, आप तो यहाँ को लंबे समय से कवर कर रहे हैं, 10 सीटें होती हैं जो विशिष्ट लोगों के लिए होते हैं, आप जैसे लोगों के लिए, जो खिलाड़ी हैं, ये हैं। अब उसमें पिछली सरकार ने 4 जातिगत नेताओं को देने की बात करी थी, तो गवर्नर साहब जो थे राम नाईक, उन्होंने वापस कर दी थी फाइल। इस सरकार में जो पता चल रहा है
कि खिलाड़ियों को, पत्रकारों को, कलाकारों की जगह फिर से जातिगत नेताओं, किसी निषाद को, किसी मौर्य को देने की बात चल रही है। अगर इनको देना ही है तो क्यों नहीं इन जैसे नेताओं के पावर लिफ्टर हैं, यश भारती हैं? ये तो गजब ही है। कांग्रेस बीजेपी की बैटिंग कर रही है भाई, ये तो अद्भुत हो गया। ऐसा गठबंधन, ऐसा गठबंधन। भाजपा की, ये मसला भाजपा का नहीं, ये मसला खिलाड़ी का है। हम ये कह रहे हैं कि जातिगत नेताओं को जिन्होंने पहले राणा जी इसका आप जवाब दे दें, राइट टू रिप्लाई आपका। नहीं, अभी इंतजार कीजिए, अभी ये क्या किया तो ख्याली बात हुई ना। अच्छी बढ़िया राजनीति जो यहाँ हो रही है, ऐसी उत्तर प्रदेश में भी हो जाए, जिसमें कांग्रेस बीजेपी की बड़ाई कर रही हो। कांग्रेस आप बीजेपी की बड़ाई नहीं, कांग्रेस बीजेपी, आप एक व्यक्ति की बड़ाई कर, इंडिविजुअल एक खिलाड़ी की बड़ाई कर रहा ठीक है, समझ गया, जातिगत नेताओं समझ के गया। अलावा कम से कम खिलाड़ी के जातीय आधार पर आपको अभी आपने सुना, प्रोफेसर साहब का आकलन सुना। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि समाजवादी के, ये तो हर पार्टी बोलती है कि हम सर्वजन के हित में काम करते हैं, हम सब की पार्टी हैं। कोई पार्टी ये तो बोलेगी नहीं कि मैं इसी की पार्टी हूँ। लेकिन आपका मतलब बिल्कुल सटीक और ऑनेस्ट विश्लेषण दीजिएगा, समाजवादी पार्टी अपने आप को इस जातीय समीकरण में कहाँ पाती है? संकेत जी, सरकार वही पार्टी बनाती है जो सब जातियों को जोड़कर चलती है। ये ज़रूर है कि कुछ जातियां ज़्यादा हमारे साथ रहती हैं और कुछ हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसी जातिवादी पार्टी जो जातिवाद का कार्ड खेलती है तो राष्ट्रपति की जाति बना देते हैं। संवैधानिक संस्था, आज तक किसी व्यक्ति ने इनके आने से पहले राष्ट्रपति की जाति को लेकर प्रचार नहीं किया। पोस्टर्स लगते हैं इनके मंत्रियों के, तो मुद्दे कहाँ हैं? मुद्दे कहीं ना कहीं इस शोर में खो जाएं। आरोप ये लगेगा कि आप सत्ता में ही कहाँ आए, तो इतनी नहीं, पिछले कितने दशकों से ना हम पे तो यही इल्जाम है कि हम सत्ता में ही रहे। आप कह रहे हो हम सत्ता में कहाँ है? मैं यूपी की बात कर रहा हूँ भाई। हमने जब से धर्म और जाति की राजनीति से हमने मना किया, तभी तो हम सत्ता में नहीं आए। सुख है, उतावले हो रहे हैं कुछ बोलने के लिए। मैं सुरेंद्र जी से कहता हूँ कि राहुल गांधी जी बार बार जनेऊ, तिलक, टीका, ये मंदिरों में मतलब ये क्या है भाई? एक काम करिए ना, आप अगर नहीं मानते तो मत करिए। ये कहना है कि जाति वाली राजनीति कांग्रेस पार्टी ने की, लेकिन उसको बहुत ऊपर स्तर तक बीजेपी ने पहुंचाया कि अब वो बेस्ट हो गई इस खेल में। हमारा आइडियोलॉजी है देश पहले, पार्टी बाद में, व्यक्ति नंबर 3 पे, इसमें जाति कहीं है? इस मुकाबले को खत्म करते हैं क्योंकि आगे आप लोगों को असली मुकाबला लड़ना है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दर्शकों का भी कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। मुकाबला जारी रहेगा और खबरें जारी रहेंगी, लखनऊ से भी, उत्तर प्रदेश से भी और देश और दुनिया से भी। देखते रहिए NDTV।